गरीब बेटी की अमीर माँ। सूरजपुर नाम का छोटा सा गांव था। उसी गांव में मोहन नाम का एक सेठ रहा करता था। मोहन सेठ के पास काफ़ी पैसे और धन दौलत थी और मोहन सेठ पूरे गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था। सेठ जितना अमीर था वह उतना ही दयालु था, क्योंकि वह सेठ गांव के हर गरीब व्यक्ति की मदद किया करता था। और मोहन सेठ की अभी तक शादी नहीं हुई थी, वह अभी तक कुंवारा था। इसलिए हर रोज सेठ के घर पे गांव के कई लोग अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर उसके घर आया करते थे। फिर इसी तरह अब कुछ साल बीत गए थे और अब मोहन सेठ की शादी उसी गांव की एक गरीब लड़की से हो गई थी, जिसका नाम रेनू था। और शादी के बाद रेनू मोहन सेठ के साथ उसके बड़े से आलीशान मकान में बहुत ही खुशी से रहने लगी थी। फिर इसी तरह मोहन सेठ की शादी को पूरा 1 साल बीत जाता है और मोहन सेठ की पत्नी अब गर्भवती थी, जिसके पूरे 9 माह के बाद ही मोहन सेठ की पत्नी रेनू ने 2 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया था। इसलिए यह सब देखकर सेठ बहुत ही खुश था, क्योंकि उसके घर में साक्षात 2 लक्ष्मियां आई थी। इसलिए मोहन सेठ ने उसकी दोनों बेटियों का नाम रीना और मीना रखा था। और मोहन सेठ की पत्नी रेनू भी दोनों जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत ही खुश थी। जिसके बाद सेठ और उसकी पत्नी दोनों बेटियों का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण करते हैं। वे उन्हें किसी चीज़ की कभी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और फिर अब इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और अब मोहन सेठ की दोनों बेटियां रीना और मीना दोनों बड़ी हो चुकी थी और वह विद्यालय पढ़ाई के लिए जाने लगी थी। इसलिए मोहन सेठ की पत्नी रेनू यह सब देखकर बहुत ही खुश थी। जिसके कुछ ही महीनों के बाद अब मोहन सेठ की पत्नी रेनू ने फिर से 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। जिसके बाद मोहन सेठ यह सब देखकर अब और भी खुश था, क्योंकि आज उसका परिवार पूरा हो चुका था। इसलिए मोहन सेठ ने उसके दोनों बेटों का नाम दीपक और राजेश रखा था। और उस दिन के बाद से ही मोहन सेठ और उसकी पत्नी रेनू उनके चारों बच्चों को बड़े लाड़ प्यार से रखते थे। फिर इसी तरह अब कुछ साल और बीत जाते हैं और अब मोहन सेठ के चारों बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनके विद्यालय की पढ़ाई भी पूरी हो जाती है। इसलिए अब मोहन सेठ उसके चारों बच्चों की शादी के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते देखना शुरू कर देता है। जिसके बाद जब सूरजपुर गांव के मुखिया को यह बात पता चलती है कि मोहन सेठ उनकी दोनों बेटियों के लिए 2 अच्छे लड़कों के रिश्ते ढूंढ रहा है, तो एक दिन गांव का मुखिया उसके दोनों लड़कों के रिश्ते को लेकर मोहन सेठ के घर जाता है। और फिर जब मुखिया सेठ के घर पहुंचता है तो मुखिया को अचानक देखकर मोहन सेठ मुखिया से कहने लगता है, अरे मुखिया जी, आप अचानक यहाँ पर, आखिर क्या बात है, सब ठीक तो है ना। तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही मुखिया मोहन सेठ से कहने लगता है, अरे मोहन भाई, घबराओ मत, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस अपने दोनों बेटों के रिश्ते की बात करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसलिए मोहन भाई, यदि आप कहें तो मैं अपने दोनों बेटों की शादी आपकी दोनों बेटियों से करना चाहता हूँ। इसलिए मोहन भाई, यदि आप और भाभी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे तो हम जल्दी शादी का मुहूर्त निकला लेते हैं। तभी मुखिया के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ मुखिया से कहने लगता है, अरे मुखिया जी, हमारी दोनों बेटियां आपके घर में बहू बनकर जा रही है। इससे बढ़कर हमारे लिए और क्या हो सकता है, क्योंकि आपके दोनों लड़के
बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति है, इसलिए मुखिया जी हम इस रिश्ते के लिए मंजूर है। बस आप अब जल्दी से शादी का मुहूर्त निकला लीजिए। तभी सेठ की इस बात को सुनकर मुखिया बहुत ही खुश हो जाता है और फिर वे वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोहन सेठ की पत्नी रेनू मोहन सेठ से कहने लगती है, अरे सुनिए जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी दोनों बेटियां एक अच्छे परिवार में जा रही है, क्योंकि वे लोग बहुत ही सीधे साधे और सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इसलिए उस घर में हमारी बेटियां हमेशा खुश रहेगी। फिर रेनू के इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ रेनू से कहने लगता है, अरे हाँ भाग्यवान, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है और अब मैं अपने दोनों बेटों के लिए भी दो अच्छी लड़कियों के रिश्ते देखना चालू कर देता हूँ, क्योंकि हम चारों बच्चों की शादी एक साथ ही करेंगे। फिर इतना कहने के बाद ही मोहन सेठ गोदाम पर जाने के लिए वहाँ से चला जाता है और रेनू भी रसोई घर में भोजन बनाने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर इसी तरह अब कुछ दिन बीत जाते हैं और अब मोहन सेठ को उसके दोनों बेटों के लिए दो अच्छी लड़कियों के रिश्ते मिल जाते हैं। इसलिए सेठ मुखिया को अपने घर बुलाकर शादी की तारीख निकलाता है और फिर जब पंडित शादी का मुहूर्त देखता है तो वह सेठ से कहने लगता है कि सेठ जी, शादी का मुहूर्त तो अगले महीने की 5 तारीख का है, इसलिए आप शादी की तैयारियां अभी से ही शुरू कर दीजिए। और फिर इतना कहने के बाद ही वह पंडित वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोहन सेठ मुखिया से कहने लगता है, अरे मुखिया जी मुबारक हो, अब हम दोनों समधी बनने वाले हैं, इसलिए अब आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेरी बेटियों की शादी में जरा सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही मुखिया सेठ से कहने लगता है, अरे सेठ जी आप चिंता ना कीजिए, मैं जरा सी भी शादी में कमी नहीं आने दूंगा और समधी बनने की खुशी में आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और फिर इतना कहने के बाद ही मुखिया भी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद मोहन सेठ उसकी पत्नी से कहने लगता है, अरे भाग्यवान, अब जल्द से जल्द शादी की तैयारियां शुरू कर दो, क्योंकि शादी का मुहूर्त अगले महीने की 5 तारीख का निकला है। तभी सेठ के इतना कहने के बाद ही उसकी पत्नी रेनू बहुत ही खुश हो जाती है और फिर उस दिन के बाद से ही सेठ और उसकी पत्नी दोनों शादियों की तैयारियां शुरू कर देते हैं। फिर इसी तरह अब पूरा 1 महीना बीत जाता है और अगले महीने की 5 तारीख को ही मोहन सेठ की दोनों बेटियों की शादी गांव के मुखिया के दोनों लड़कों से हो जाती है और मोहन सेठ के दोनों लड़कों की शादी उसी गांव की 2 गरीब बेटियों के साथ हो जाती है। जिसके बाद मोहन सेठ की दोनों बेटियां उनके मायके चले जाती है और अब मोहन सेठ और उसकी पत्नी रेनू दोनों बेटे और बहुओं के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगते हैं। फिर इसी तरह अब कई साल बीत जाते हैं और अब मोहन सेठ और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े हो जाते हैं और फिर एक दिन अचानक सेठ को हार्ट अटैक आ जाता है। जिसके बाद तुरंत उसी समय सेठ की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद सेठ की पत्नी रेनू बेचारी अकेली पड़ जाती है और वे अब बहुत ही दुखी रहने लगती है, क्योंकि सेठ की मृत्यु के बाद ही अब उस घर में दोनों बहुओं का राज चलने लगता है। इसलिए रेनू की दोनों बहुएं उसे बहुत ही परेशान करने लगती है और रेनू के दोनों बेटे भी उस बेचारी लाचार बूढ़ी माँ का जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं। वे भी उन दोनों की पत्नियों की तरफदारियाँ करते हैं और फिर एक दिन रेनू के दोनों बेटे
उनकी पत्नियों के कहने पर उनकी बेचारी लाचार बूढ़ी माँ को घर से धक्के देकर निकाल देते हैं, जिसके बाद रेनू लाचार बूढ़ी माँ बेबस होकर रोते हुए वहाँ से चली जाती है, क्योंकि रेनू को इस बात का बहुत दुख होता है कि जिन बेटों को 30 सालों तक पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं बेटों ने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। इसलिए यही सब सोचकर रेनू रोने लगती है और फिर दोनों बेटों के द्वारा रेनू को घर से निकाल देने के बाद उस बेचारी बूढ़ी माँ के पास ना ही रहने के लिए कोई छत होती है और ना ही खाने के लिए कुछ। इसलिए वे लाचार बूढ़ी माँ निराश होकर जंगल की ओर चली जाती है और फिर जंगल में पहुँचने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसके बाद जब वहाँ से एक साधु महाराज जा रहे होते हैं, तभी वे उस बूढ़ी माँ की रोने की आवाज़ सुनते हैं। तो वह साधु उस बूढ़ी माँ के पास जाते हैं और फिर कहने लगते हैं, अरे अम्मा जी, आप इतना क्यों रो रही हो, आखिर क्या बात है। तभी साधु के इतना कहने के बाद ही रेनू उन्हें पूरी बात बताती है, जिसके बाद वह साधु उस बूढ़ी माँ से कहने लगते हैं, अरे अम्मा जी, आप चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा और आपके बेटों ने जो आपके साथ किया है उसकी सज़ा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। इसलिए आज से मेरा उन दोनों बेटों को श्राप है कि उनके पास जो भी धन और संपत्ति है वे अब धीरे धीरे नष्ट होता जाएगा और वे दोनों अब धीरे धीरे रोड पर आने लगेंगे। इसलिए अम्मा जी, आप चिंता ना कीजिए, ये एक फूल है जिसको आप अपने पास रख लीजिए, ये सदैव आपकी मदद करेगा। इतना कहने के बाद ही वह साधु वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद रेनू बूढ़ी माँ उस फूल को लेकर मंदिर की ओर चली जाती है और फिर जब रेनू मंदिर पर पहुँचती है तो उसे वहाँ पर उसकी बड़ी बेटी रीना मिलती है। इसलिए रीना को देखकर उसकी माँ रेनू रीना को पूरी बात बताती है और इतना कहने के बाद ही उस लाचार बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद बूढ़ी माँ की इस बात को सुनकर रेनू बहुत ही दुखी हो जाती है और यह सब देखकर और वह जोर जोर से रोने लगती है। जिसके बाद रेनू माँ के हाथ में जो फूल होते हैं उस फूल में से आवाज़ आती है, अरे रीना, तुम इतना परेशान मत हो, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ही नेक थी और मैं एक जादुई फूल हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कई सारे सोने के सिक्के देकर जा रहा हूँ। और इतना कहने के बाद ही वे जादुई फूल रीना को सोने के सिक्के दे देता है और फिर वे वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद रीना उन सभी सोने के सिक्कों को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और उन सभी सोने के सिक्कों से उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और वहीं दूसरी ओर साधु द्वारा दिए गए श्राप से मोहन सेठ के दोनों बेटे बहुत ही गरीब हो जाते हैं और उनके पास जो भी धन और संपत्ति होती है वे सब नष्ट हो जाती है और वे रोड पे आ जाते हैं और उनको अपनी गलती का